So conductor carries the current. So we will know about current in a conductor. Current in a conductor. देखो, so a conductor carries electric current inside it. ओके, तो जैसे ये कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर बॉडी है सपोज कर लो, या कंडक्टर का कोई स्लैब है, अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर, like this. So A is the cross sectional area of the conductor. We are talking about this area. तो ये एरिया क्या है? A. So A is the cross sectional area of a conductor. ये मान लीजिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ले रहे हैं, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन होगा तो भी करंट होता है, इन सभी चीजों पे बात करेंगे आगे। सपोज कर लो कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उससे डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, इससे चार्ज जो है एक तरफ से दूसरी तरफ चला जा रहा है ना। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग? डेल्टा क्यू चार्ज इज फ्लोइंग इन डेल्टा टी टाइम। सो लेट डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोज इन डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा क्यू चार्ज जो होगा मेरा बच्चा, वो फ्लो कर जाएगा डेल्टा टी टाइम में। इस बात को समझिए। ओके, सो डेल्टा क्यू चार्ज विल बी फ्लोइंग इन डेल्टा टी टाइम। तो ये चीज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देयरफॉर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी विल बी कॉल्ड करंट, है ना। आई विल बी कॉल्ड रादर दिस इज एवरेज करंट। ये जो करंट है, ये कैसा करंट है? ये करंट एवरेज करंट है। ओके, रितिका, आर यू देयर बेटा? Yes, sir. हाँ, प्लीज टेल योर ब्रदर टू ज्वाइन द क्लास। Okay, sir. Okay? हाँ, this class is important for him also. Okay, so this chapter they will be doing. So let delta q charge flows in delta t time. So I will be delta q by delta t. तो मैंने क्या बताया? एवरेज रेट, है ना। ये सब आप लोगों ने पढ़ा भी है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे मिलता है? डिफरेंशिएशन से। एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे मिलता है? आपका डेल्टा से, है ना। तो डेल्टा बाय डेल्टा। सो डेल्टा क्यू हो गया आपको चार्ज दैट हैज फ्लोज इन दैट चार्ज दैट फ्लोज इन डेल्टा टी टाइम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर या कंडक्टर। जैसे मान लो ये कंडक्टर है ना। तो कंडक्टर के क्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा, यहाँ कुछ वोल्टेज लगाऊंगा V1 और यहाँ वोल्टेज लगाऊंगा V2, तो ये बात याद रखिए कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अभी इन सब चीजों पे बात होगा, आप लोग समझ सकते हैं। ये फैक्टर हो गया ना? हाँ बेटा, फैक्टर हो गया ना ए क्रॉस। ए क्रॉस क्या बेटा? सर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर। हाँ, तो सर ये फैक्टर हो गया ना? फैक्टर का मतलब क्या हुआ बताइए? फैक्टर का मतलब फैक्टर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एरिया थोड़ी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिसिटी पे। एरिया इलेक्ट्रिसिटी पे क्यों डिपेंड करेगा? सर 10th में पढ़ा था ये नहीं, वो अलग चीज पढ़ा है, वो आएगा, अभी आएगा। ये बताओ कि अगर जो आपके पास वायर है, मोबाइल का वायर, अगर उससे ज्यादा करंट बहेगा तो क्या मोबाइल का वायर मोटा हो जाएगा? नो सर। नहीं ना, वायर थोड़ी करंट बढ़ा देने से घटा देने से वायर थोड़ी पतला या मोटा हो जाएगा। अब मान लो इतना मोटा वायर हम करंट उससे फ्लो ना करें तो उसकी थिकनेस 0 हो जाएगी, गायब हो जाएगा वायर। सर वो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, आई नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, है ना। आई नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, बट यहाँ पर हम करंट की बात कर रहे हैं, है ना। रेसिस्टेंस की बात आगे करेंगे बेटा, ठीक है, समझा? यस सर, वो माइंड से कर गया था। हाँ, तो यहाँ करंट की बात हो रही है। करंट पे उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया को कोई बदलाव, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस पे क्वेश्चन आएगा, है ना। जैसे आप जाएंगे
केवी का एग्जाम है, तो 99% चांस है कि रो एल बाई ए, यानी कि जो एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, उस पे आए क्वेश्चन, और वो आज की क्लास में ही डिस्कस होगा, वो चीज है ना, डिटेल में डिस्कस होगा। कुछ चीजें आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, बट ऐसा नहीं है, आपके लेवल तक आप समझ जाएंगे सब कुछ, डोंट वरी, है ना। ये देखो मोस्टली आप समझ जाएंगे, 99% आप समझ जाएंगे, है ना, वो चीज है। बाकी 12th में पढ़ोगे फिर से। तो देखो V1 V2, यहां पर क्या है, V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, इसलिए करंट इधर बह रहा है। मैं करंट का डायरेक्शन लिया हूं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं लिया हूं। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। सो इधर करंट बह रहा है, करंट का डायरेक्शन ये हो गया करंट का, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन इधर होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कंडक्टर में या कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो हम यहाँ पे बात किए कि अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है डेल्टा टी टाइम से, सो द करंट विल बी आई विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट की बात करोगे तो आई इंस्टेंटेनियस, दिस इज एवरेज करंट, तो इंस्टेंटेनियस करंट विल बी इक्वल टू डी क्यू dt. So the instantaneous current becomes dq by dt. Is that clear? बताइए, ये बात क्लियर है सभी को? हाँ जी, ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। तो ये यहां तक हमने जाना था। अब यहाँ पर अगर I करंट है और A एरिया है, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो करंट डेंसिटी का लास्ट लेक्चर जरूर रिवाइज करिएगा आप लोग, सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा लेक्चर, सो डोंट वरी, है ना, वो चीज। तो आपको करंट डेंसिटी क्या होगा वो थोड़ा बहुत चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन। करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू, यू हैव आई अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो आई जो है, आई विल इक्वल टू जे का मैग्नीट्यूड इनटू ए। अगर यही एरिया मैं अगर किसी एंगल पे कंसीडर करूं, है ना, मैं दूसरे फिगर में दिखा देता हूं, इसको गंदा नहीं, साइड में मैं दिखा देता हूं, है ना। एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट, एरिया वेक्टर क्या होता है ये 12th वाले बच्चे समझ सकते हैं, 11th वालों को जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखो, तो ये एरिया ले लीजिए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, सीधा सीधा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर काट देंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाया। लेकिन अगर मैं ऐसे टिल्टेड एरिया लूंगा तो टिल्टेड एरिया कोई भी एरिया हो जाएगा। एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी एरिया लो, है ना, मान लो ऐसे, देखो कॉपी के हेल्प से मैं दिखाता हूं बेटा। ये मान लीजिए कि ये पेज है, सरफेस है। एरिया वेक्टर हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, किसी सरफेस के लिए, है ना। तो सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होता है, समझिए इसको, है ना। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के सरफेस एरिया के बराबर होगा, सरफेस के एरिया के बराबर होगा। यानी कि मान लो अगर ये स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, तो ये हो गया आपका विड्थ और ये हो गया लेंथ, तो लेंथ इंटू विड्थ, ये हो जाएगा एरिया का मैग्नीट्यूड, सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, है ना। ये डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड वेक्टर है। क्यों होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि डिफाइन ही ऐसे किया गया है। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होगा और जिसका डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाट वी कॉल एरिया वेक्टर। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये जो एरिया है, इस एरिया का वेक्टर, इस वाले टिल्टेड एरिया का एरिया वेक्टर जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। टिल्टेड एरिया का एरिया मान लो एस है, तो ये एस वेक्टर हो गया। और ये वाला जो है, ये वाला इसका कंपोनेंट होगा इसका, ये अगर ए है तो ए जो होगा इसी एस का कंपोनेंट होगा, है ना, ये चीज समझे। क्योंकि ऐसे देखो, ये वाला जो लाइन है और ये लाइन है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, बनेगा। देख लो, ये एंगल अगर थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर का बीच का भी एंगल थीटा होगा, बनेगा ना। समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये चीज मैं पहले भी ज्योमेट्री डिस्कस कर चुका हूं, अभी फिर से बताऊं।
है ना, लेट मी टेक सम सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसको मैं पकड़ सकूं, जैसे ये ले लेते हैं कीबोर्ड वाला, ये मान लो, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, ऐसे हो गया ऊपर की ओर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अगर मैं ये ले लूं, बुक ले लूं, है ना, बुक ले लूं, तो बुक का एरिया वेक्टर कैसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस। तो ये देखो यहां पर ये वाला ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल, वही एंगल ये वाला भी आएगा, ये एंगल आएगा। जरा सोचो, जरा सोचो, ध्यान से सोचो, क्यों आएगा। मान लो मैंने अभी आपको ऐसे दिखाया, एक एरिया ऐसे दिखाया और एक एरिया ऐसे दिखाया, ये दोनों एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस एरिया। तो इस एरिया का एक्चुअली में ऐसे, ये कैसा है, ऐसे है, देखो यूं है, समझ रहे हो, यूं बाहर आया हुआ है। आप चाहो तो इसको ऐसे बनाना चाहो तो एरिया दिखा सकते हो ऐसे, समझे, लेकिन फिर 3D फिगर हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन लगेगा, तो सिंपली ऐसे दिखा दो। व्हाट आई एक्चुअली मीन, ये जो एरिया है ये ऐसे रखा हुआ है, समझ में आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है। इसका सरफेस देखो, ये है सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर या तो इधर ले लो या इधर ले लो, इधर ले लेते हैं चलो, तो एरिया वेक्टर इसका इधर आएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये एरिया ऐसे रखा हुआ है तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, एरिया वेक्टर यू बनेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर ये मान लो कुछ एरिया है, ये कुछ एरिया है, जो भी है रहने दो, है ना, इसको मान लो A1 मान लो, और ये दूसरा एरिया वेक्टर है ऐसे, ये वाला एरिया वेक्टर, तो इसका जो परपेंडिकुलर, इस एरिया का जो परपेंडिकुलर बनेगा वो क्या बनेगा, वो ऐसे बनेगा, बनेगा, बोलो। यस ये इसके 90 डिग्री हो गया, ये इसके 90 डिग्री हो गया। अब ये बताओ क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्या वो दोनों एंगल बराबर होंगे जो मैंने सोचा है, सोचो, ज्योमेट्री है, इसलिए कहता हूं ज्योमेट्री पढ़ना है ना सोचो, बहुत आसान है बेटा, होंगे कि नहीं होंगे, सोचिए और बताइए, सोचो, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यस और नो। देखिए सभी को, बोलो, होंगे, सर 45 डिग्री। 45 क्यों होंगे बेटा, कोई लिखा हुआ है 45 होंगे, सर हाँ कर रहा था। हाँ तो मान लो ये 90 डिग्री को, वो 90 वो है, एंगल तो बाइसेक्टर लग रहा है। नहीं, अल्लाह के से नहीं मतलब है, वो थीटा कुछ लो ना, उसको थीटा ले लो ना। अब 44 डिग्री होगा तो, हाँ 44 हुआ तो, 4.19 हुआ तो, कुछ लिखा नहीं है हमने बस ये पूछा है कि बराबर होंगे कि नहीं होंगे। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 हो गया, तो ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, 90 मास्टर 90 माइनस थीटा। अच्छा ये 90 माइनस थीटा है और ये एंगल थीटा है, ये वाला थीटा है, समझा, तो ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये तो 90 होगा इतना बड़ा, बोलो। यस सर अगर ये 90 हाँ, है yes तो ये sir, भी yes 90 है, और ये 90 माइनस लीनियर थीटा है, पेयर से। हाँ तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो क्या ये नहीं निकाल सकते हैं, यस सर निकल सकता था। तो बेटा वही देख करके करना है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो अगर दिमाग में पहले ही सोचोगे कि हम नहीं कर सकते तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, है ना। और आपको चीजें आसान चीजें बताओ, ये आसान है कि नहीं है आपके लिए, है ना। आई थिंक 10th क्या 8 क्या 7th क्लास में भी आप निकाल सकते थे, 7 8 में भी निकाल लेते, 9th की तो बात छोड़ दो, नहीं निकल जाएगा, बोलो। 90 डिग्री थीटा, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल 90 होता है, तो 8 क्लास में भी जानते हैं ना। यस सर तो 90 होता है, तो अगर कोई ऐसे एंगल है तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये सब तो पता है, बचपन से पता है ना। तो ये सब बस सोचने की बात है कि मन में ये होना चाहिए कि हम कर लेंगे,
अगर मन में ये है कि हम कर लेंगे तो जरूर आप कर लेंगे, समझे? तो उस चीज को ध्यान रखिए। तो देखो मेरा बेटा, ये हो गया आपका, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, सो अगेन दिस विल बी थीटा। और ऐसे कह सकते हो, है ना, कि सीधी सी बात है, ऐसे देखो, ऐसे भी कहो कि ये हो गया मान लो एक सरफेस, इस सरफेस का परपेंडिकुलर इससे 90 बना रहा है, तो अगर मैं इस सरफेस को 30 डिग्री से घुमा दूंगा तो परपेंडिकुलर कितने से घूम जाएगा? परपेंडिकुलर तो नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा भाई? ये घूम गया और परपेंडिकुलर ऐसे ही रह जाएगा। परपेंडिकुलर अभी कैसे होता बेटा? परपेंडिकुलर अभी कैसे है? वर्टिकल है, हमने ऐसे घुमा दिया, मान लो ऐसे कर दिया, तभी परपेंडिकुलर इस पे ऐसे ही रहेगा? नो सर। सर घूमेगा। क्या परपेंडिकुलर बताओ? क्या कह रहे हो? अब ये देखो, सरफेस ये है, ये परपेंडिकुलर है, चलो परपेंडिकुलर को साइड कर लेते हैं, मैं सरफेस घुमा दूंगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर है इसके। बोलो नो सर। परपेंडिकुलर कैसे नहीं घूमेगा? परपेंडिकुलर भी तो घूमेगा सरफेस के साथ साथ, परपेंडिकुलर भी तो घूमेगा जितने एंगल से घुमाओगे। सर मैं वो नहीं कह रहा था, तो मैं कह रहा था सर वो एंगल तो 90 डिग्री रहेगा ना। नहीं, वो मैं पूछ रहा हूं परपेंडिकुलर कितने एंगल से रोटेट हो गया, परपेंडिकुलर वाला लाइन, वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री सरफेस से ना बनाएगा, पर परपेंडिकुलर लाइन घुमा कि नहीं घुमा? हाँ सर वो तो घूमेगा। हाँ, कितने से घूमेगा वही मैं पूछ रहा हूँ बेटा। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री रहेगा, पर परपेंडिकुलर घुमा कि नहीं घुमा, सवाल ये है। घूमा। तो कितने से घूमेगा। घुमा? अगर मान लो इसको मैं 30 डिग्री से घुमाऊंगा तो परपेंडिकुलर कितने एंगल से घूमेगा? 30 पे। 30 से ही घूमेगा, यस तभी सर। तो इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना? सीधी सी बात है, ऐसे घूम जाएगा। उसके 90 साथ से ही घुमाओ, घूमना चाहिए। हाँ साथ ही घूमेगा, तो 90 से घुमाऊंगा तो परपेंडिकुलर 90 से घूम जाएगा। यानी कि Yes, sir. अगर कोई सरफेस ऐसे है, कोई दूसरा सरफेस इससे जितना एंगल बनाएगा, उसका परपेंडिकुलर भी उसके साथ उतना ही एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के बीच में, है ना? यहां से देख लो, कोई दिक्कत है? बताओ नो नो सर। सर। बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, रोज टाइम निकालिए, रात में भले 12 बजे से 1 बजे पढ़िए, लेकिन रोज 1 घंटे ज्योमेट्री पढ़िए। अगर कोई बच्चा आईटी करना चाहता है और उसको 9 10 की ज्योमेट्री नहीं आती है, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा, तब भी अच्छे रैंक नहीं आएंगे। 9 10 की मैथ्स नहीं आएगी, रैंक अच्छा नहीं आएगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, है ना? ओके, ये मैं मैक्सिमम टाइम हर वीक रिपीट कर रहा हूं। 9 10th क्लास के आप वहां बैठे यहां बैठे रहते तो मैं बैठा करके इंस्टीट्यूट में 2 बजे रात तक करवाता ज्योमेट्री, है ना? कंपलसरी है करना, नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, एबीसीडी भूल जाएंगे तो कहां से किताब नहीं पढ़ पाएंगे। वही चीज होता है ज्योमेट्री में, ऐसा होना चाहिए। आप देख लो, मैं जो हूं ओपनली कहता हूं, चाहे कोई कितना भी बड़ा इंटेलिजेंट टीचर क्यों ना अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, है ना, कोई भी क्यों ना हो, मुझसे बेटर तरीके से ज्योमेट्री नहीं बता पाएगा, चाहे वो 10th क्लास तक की ज्योमेट्री हो या चाहे वो ओलंपियाड क्लास की ज्योमेट्री हो, है ना? सो दैट इज द रीजन, क्योंकि ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री आपको सोचना सिखाता है ना, विजुअलाइजेशन करना सिखाता है। जब तक ज्योमेट्री क्लियर नहीं होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो ज्योमेट्री को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ज्योमेट्री के एक एक लॉस, एक एक थ्योरम, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, में इतने अच्छे से याद होना चाहिए कि 100 साल तक रिवीजन की जरूरत ना पड़े। याद रखिए, है ना? अच्छे से याद होना चाहिए कि आपको लाइफ टाइम में कभी भी रिवीजन की जरूरत ना पड़े, तब भी आप 100% हो ज्योमेट्री में। दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? अगर वो काम कर लिया, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस रिवीजन करने की बात है, ओके? तो वो काम करो बेटा। तो बड़ा सीधा सा देखो, ये ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर इधर जाएगा, और कोई लाइन ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर इधर जाएगा। तो क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, यस क्या सर, ये हो तो जाएगा। होंगे ही ना? होगा सर। अगर इस लाइन को मैं थीटा से घुमाऊंगा तो परपेंडिकुलर भी थीटा से घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यस सर। है ना? और ये देखो कितनी छोटी सी बात है, कहीं आईटी के सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये सिलेबस में है। क्यों लिखेगा? लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे ये यूज नहीं होता हो, है ना? चाहे फिजिक्स में हो या मैथ्स में, हो ही जाएगा ये कॉन्सेप्ट, है ना? आईटी में आप कम
200 ऐसे क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं जहां पर रोटेशन ऑफ लाइंस या रोटेशन ऑफ एक्सिस पे क्वेश्चन है, चाहे वो फिजिक्स में हो या मैथ्स में हो, है ना। अब बोलो, ज्योमेट्री है, ये छोटी सी ज्योमेट्री है, इट डजंट टेक्स एनफ टाइम। अगर यहीं फंस जाओगे तो आईटी में क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, है ना। तो जितना घुमाएंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे तो परपेंडिकुलर भी थोड़ा घूमेगा, साथ ही घूमेगा, देखो साथ में ही तो घूमेगा। ऐसे है ना, जैसे जैसे घुमाएंगे थोड़ा 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 साथ में ही घूम रहा है ना, दिख रहा है। बोलो, बताओ, ये बात सबको क्लियर हुआ? यस सर, साथ में। हाँ सर। यस अरे सर। मेरा बच्चा, आप मान लो ये टी है, ये टी है, तो टी का इस को घुमा दोगे तो क्या ये लाइन ऐसे ही रह जाएगा टी का? मान लीजिए कि आपने 2 वुड लिया, वुड से आपने टी स्ट्रक्चर बनाया, एबीसीडी का टी बनाया। अब आपने टी के इस लाइन को ऐसे घुमा दिया, तो ये कितने से घूमेगा ये बताओ? जितना से वो घूमेगा उतना से ये भी घूमेगा। दोनों बराबर से घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यस सर। यानी तभी कि टी बनेगा है। तभी टी बनेगा ना, वरना टी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाएगा, टी ऐसा का नहीं हो स्ट्रक्चर जाएगा। बिगड़ जाएगा सर। बिगड़ नहीं जाएगा अगर अलग अलग एंगल से घूमेगा। यस बोलो, तो वही चीज है ना, तो बेसिक चीज है कि अगर ये टी बन रहा है, टी मींस परपेंडिकुलर, तो यानी कि अगर ये वाला लाइन घूमेगा तो उसका परपेंडिकुलर लाइन भी उतनी ही एंगल से घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बोलो, ये देखो, ये ब्लैक वाला घूम के इधर आ जाएगा, तो ये ब्लू वाला जो घूम के ऊपर चला जाएगा 180 डिग्री से जाएगा। ब्लैक किधर था? इधर था, तो इधर से इधर चला गया, कितने एंगल से घूम गया? 180 डिग्री से। तो ब्लू वाला कितने से घूम गया? ब्लू वाला भी 180 से घूम गया, घुमा के नहीं घूम गया, है ना। अब ऐसा हो जाए कि ब्लैक वाला घूम जाए 180 और ब्लू वाला घूमे सिर्फ 90 डिग्री, तो कैसे टी बनेगा? बनेगा टी? नो सर। बनेगा? नो सर। यानी कि अगर आप किसी परपेंडिकुलर सरफेस को घुमाएंगे जितने एंगल से, किसी सरफेस को जितने एंगल से घुमाएंगे उसका परपेंडिकुलर भी उतने ही एंगल से घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बोलो। यस सर। घूमेगा ना। तो वही चीज है, तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर इस एरिया का और इस एरिया के बीच में एंगल अगर थीटा है, एरिया के बीच का एंगल थीटा है, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच का भी एंगल थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा? यस सर। बेटा अभी तो बताया कि ये देखो, ये वाला रहा सरफेस, ये रहा सरफेस, तो सरफेस को अगर हम थीटा एंगल से घुमा दे तो परपेंडिकुलर भी थीटा एंगल से घूम जाएगा। घूमेगा ना? बोलो। हाँ सर। या 2 सरफेस थीटा एंगल पे हैं, तो उनके परपेंडिकुलर भी थीटा एंगल पे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए। आप एक सरफेस ऐसे बनाइए और दूसरा सरफेस ऐसे बनाइए। अब इनके परपेंडिकुलर को, ये हो गया सरफेस 1 और ये हो गया सरफेस 2। सरफेस 1 का परपेंडिकुलर किधर जाएगा? इधर जाएगा। ये हो गया परपेंडिकुलर ऑन सरफेस 1। सरफेस 2 का परपेंडिकुलर किधर जाएगा? बोलो। सरफेस 2 का परपेंडिकुलर इधर जाएगा। यस सर। जाएगा परपेंडिकुलर ऑन सरफेस 2। तो क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? यस बोलिए, सर। यस सर। होंगे या नहीं होंगे? ज्योमेट्री से भी देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये वाला लाइन इसके सर S2 P2 के परपेंडिकुलर है, और ये भी 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस। अब ये देखो, ये भी 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तभी तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा विल इक्वल टू 90 डिग्री। माइनस थीटा प्लस थीटा कटेगा। समझा? बोलो। यस आया सर। ना? सर। सबको समझ में आया? तो ये बेसिक सी ज्योमेट्री है। देखो, ज्योमेट्री ऐसी चीज है, इसको कहानी की तरह, नॉवल की तरह कभी भी पढ़ सकते। जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स के स्टूडेंट तभी पढ़ेंगे। ज्योमेट्री तो हर समय यूज होगा, है ना। इसलिए उसको कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है। जरूर पढ़ा करो। तो अब मैं एरिया वेक्टर डिफाइन कर रहा था। आई वाज टॉकिंग अबाउट एरिया वेक्टर। तो सपोज दैट दिस इज एन एरिया, सरफेस एरिया। दिस बुक इज रिप्रेजेंटिंग अ सरफेस एरिया। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, है ना। तो जिधर आप लेंगे उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, या क्वेश्चन में दिया रहेगा किधर लेना है ना। तो एरिया वेक्टर का देख लो, आप लोग को कोई काम नहीं है, ये बस थ्योरी समझाने में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। वो चीज है। तो एरिया वेक्टर, तो यहाँ पर अगर मैं टिल्टेड एरिया लेता हूँ, अगर मैं इसकी जगह पर, ये एरिया तो ए हो गया,
इसकी जगह पर कुछ ऐसा एरिया लेता हूं यानी कि एस, तो एस का जो कंपोनेंट हो जाएगा वही ए होगा इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जे इंटू एस इंटू कॉस थीटा। लास्ट लेक्चर देखिएगा, वहां से समझ में आएगा। तो जे एरिया वेक्टर, जे क्या है? करंट डेंसिटी वेक्टर। करंट डेंसिटी इज वेक्टर एंड एस क्या है? एरिया वेक्टर। तो यहां से क्या हो जाएगा? आई है ना, आई हो जाएगा जे डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़े है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर मान लो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया, अगर एरिया ऐसे ले रहे हो तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया एस का, उनके बीच थीटा एंगल है, समझा? ये रहा वायर आपका, ये वायर है जिस वायर से हम करंट देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस वायर से हम करंट देख रहे हैं वो ये है। तो जे का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। दैट क्लियर? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जे एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जे डॉट एस। जे डॉट एस विल बी इक्वल टू जे एस कॉस थीटा। जे एस cos theta. cos theta. This is the formula of dot product of vector. So what you can say, actually the current density is the dot product. Current is the dot product of current density and area vector. Current is the dot product of current density and area vector. Any doubt? बताइए, ये बात समझे है ना? अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? So this area will be called cross sectional area which will be the component of this area. यानी कि इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा that is s cos theta, s cos theta, s cos theta, s cos theta will be equal to a. तो वही हमने a को लिखा है, a को क्या लिखा है? s cos theta, where s can be any area but a is the cross sectional area, that is the component of the area जो है ना बिल्कुल perpendicular to the flow of इसके सॉरी परपेंडिकुलर एरिया होगा ना, परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द फ्लो ऑफ एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल टू द फ्लो ऑफ करंट डेंसिटी, है ना? तो जे डॉट एस इज द करंट, इसको ध्यान रखिए। ओके, तो जे डॉट एस, अगर वही आपका छोटे छोटे एरिया से देखेंगे तो क्या टोटल करंट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जे डॉट ds, यानी कि इंटीग्रल जे ds cos थीटा, है ना? इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कब करेंगे? मान लो कोई एरिया है, ध्यान से देखना। ओके, ये चीज आप पहले पिछले क्लास में ये चीज बता चुका हूं। आई वाज जस्ट गिविंग अ ब्रीफ रिवीजन ऑफ दैट। तो अब आगे मैं इस पे आ रहा हूं। देखो इंटीग्रेशन कब होगा? मान लो कि कोई एरिया है, कोई सरफेस एरिया है और उस सरफेस एरिया के हर एक पॉइंट से अलग अलग करंट डेंसिटी है ना। अगर अलग अलग करंट डेंसिटी है तो हम हर जगह पे निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल छोटा सा एरिया लेंगे, कितना बड़ा एरिया लेंगे? डीएस एरिया। डीएस बोले तो टेंडिंग टू जीरो। डीएस का मतलब क्या हो गया? टेंडिंग टू जीरो, लाइक पॉइंट एरिया, पॉइंट की तरह एरिया लेंगे, है ना। डीएस का मतलब क्या होता है? जितना छोटा सोच सको उससे भी छोटा। ये मान लो करंट ऐसे फ्लो करके जा रहा है, तो इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल टू द फ्लो ऑफ करंट, तो ये हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन हो गया जे, है ना। एरिया का डायरेक्शन कैसे हो गया? मान लो एरिया ऐसे है, डीएस एरिया वेक्टर इधर है ना, इसका परपेंडिकुलर, इस एरिया का परपेंडिकुलर देखो इसके ऊपर, तो ये हो गया डीएस एरिया वेक्टर। तो इतने छोटे से एरिया से जो करंट डेंसिटी होगा, है ना, इतने छोटे से एरिया से जो आपका करंट जाएगा उसको क्या कहेंगे? डी आई। इतने छोटे से, देखो छोटे से एरिया से करंट फ्लो कर रहा है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन, समेशन होता है। तो मान लो इस डीएस एरिया वेक्टर से जो करंट पास कर रहा है दैट इज जे। ध्यान से सुनना, डीएस एरिया वेक्टर, वेरी स्मॉल डीएस एरिया वेक्टर से जो करंट पास कर रहा है दैट इज करंट डेंसिटी जो है दैट इज जे। तो उस इतने छोटे से पूरे एरिया से जो करंट है दैट इज आई। इंटायर एरिया से जो करंट है वो आई है। तो सभी डीएस एरिया से देखना होगा ना, जितने भी हर एक तरह के डीएस एरिया बन रहे हैं, सारे एरिया से हमें करंट देखना होगा। करंट को जोड़ देंगे तो जो आपका डीआई करंट होगा वो क्या हो जाएगा? डीआई का मतलब इतने छोटे एरिया से करंट, तो दैट विल बी इक्वल टू जे डॉट डीएस,
है ना, एज पर दिस डेफिनेशन J डॉट ds, ds एरिया से करंट क्या हो जाएगा, करंट इज द इलेक्ट्रिक करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो ds एरिया से क्या करंट हो जाएगा, ds एरिया से जो करंट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू J डॉट ds, J डॉट ds। ये बात क्लियर हुआ, ds एरिया से करंट क्या होगा, J डॉट ds। ये ds तो बड़ा छोटा सा एरिया है, हमें सभी एरिया से करंट चाहिए, यहाँ 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 हर एक एरिया से करंट चाहिए। तो अगर हमें हर एक एरिया से करंट चाहिए मेरा बेटा, तो क्या करेंगे बोलो, सभी जितने भी ds छोटे एरिया हैं, सभी छोटे छोटे एरिया का करंट जोड़ देंगे कि नहीं, बोलो समेशन करें, समेशन कर देंगे, समेशन ऑफ डी, समेशन ऑफ डी, तो डी का समेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी, इंटीग्रेशन इज आल्सो समेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ds, इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ds विल गिव यू द करंट थ्रू दिस कंप्लीट एरिया। अब पूरे एरिया से जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू I। तो अगर आपका अलग अलग पोजीशन पे करंट डेंसिटी अलग है, अलग अलग पॉइंट से अलग अलग यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी के केस में क्या करते हैं, हम सिर्फ ds एरिया लेते हैं और ds एरिया से करंट डेंसिटी निकालते हैं और उसको पूरे एरिया के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं। कैसे करेंगे इंटीग्रेट, क्या करेंगे उससे अभी कोई मतलब नहीं है, वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस बेसिक रूल समझने के लिए फॉर्मूला हमने जाना है। जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, जे एडवांस में आता है उससे पहले इंटीग्रेशन सभी बच्चे पढ़ लेंगे, है ना। तो वो चीज है डिटेल में कि कैसे यहाँ एरिया के ऊपर इंटीग्रेट, अब इस एरिया के ऊपर मैं क्या बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट भी नहीं कर पाएगा इंटीग्रेट, ये तो एग्जाम्पल है ना। क्वेश्चन में वैसा एरिया रहेगा जिसके ऊपर इंटीग्रेशन किया जा सकता है, जिसका फंक्शन बनाया जा सकता है। कुछ भी बना देंगे बोर्ड पे तो उसका फंक्शन थोड़ी बन जाएगा, बोलो नहीं बनेगा ना, तो वहां वैसे नहीं आता है। और फिजिक्स में हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए नहीं पड़ती है, ये बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है बेटा। जैसे फ्लक्स वाले में याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में कहीं पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, याद आ रहा है 12th वाले बच्चों को, कहीं हमने इंटीग्रेशन किया था, सिंबॉलिक था, है ना, ओके सिंबॉलिक ही है, गॉट इट, कि ये मतलब बस इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट निकल के हमें दिखता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू ये होनी चाहिए, देख के पता चल जाता है। चलो, और हाँ 11th वाले बच्चों को इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा इंटीग्रेशन पे, समझ रहे हो, ये तो बस बेसिक चीज है जो कि मैं समझा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास से आप लोग जो है वो ज्यादा आपका जो है काम का चीज होगा, ये बेसिक सी चीज है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर हो सकता है कुछ छोटी छोटी चीजें आप यहाँ से सीखे वो आपके काम आए, तो क्लास को ध्यान से सुनिए आप लोग, है ना, खास करके कंडक्टर के बारे में। तो करंट डेंसिटी को मैंने फिर से री एक्सप्लेन कर दिया, एक टिपिकल कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो देयर इज अ मिसकॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन बड़े बड़ी किताबों में लिखा हुआ है इंडिया में, बड़े किताब एक ही तो है इंडिया में फिजिक्स में, एससी वर्मा, और तो सारी किताबें बेकार है ना, अगर इंडियन बुक की बात करें तो एससी वर्मा ने कहीं नहीं लिखा है कि करंट का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट डू हैव डायरेक्शन, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उस किताब से कुछ लोग पढ़ के गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, है ना। और आप कहीं भी देखेंगे, चाहे ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो या किसी भी राइटिंग में, मैथ्स में नहीं, है ना, ये वहम बस फिजिक्स के टीचर्स को है कि करंट का डायरेक्शन होता है, या वेक्टर के पास डायरेक्शन, मतलब किसी स्केलर के पास भी डायरेक्शन हो सकता है, ये वहम मैं कह रहा हूं, है ना, जिससे वहम हो जाता है ना लोगों को कि घर के पास भूत बसा हुआ है, वैसे ही लोगों को भूत जैसा वहम है कि इलेक्ट्रिक करंट इज सच अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच हैव डायरेक्शन। और इतना ज्यादा बड़ा वहम है कि आप देखोगे कि नीट के एग्जाम में और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ चुका है ना, कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है कि नेम सच अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच हैव डायरेक्शन बट इट स्टिल स्केलर, है ना, इतना बड़ा वहम है। अब मैं उस वहम को दूर करता हूं। जनरली लोगों का कहना होता है कोई झूठ बात भी है 50 बार बोलो, 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। कुछ वैसी ही कहानी यहाँ पर भी है करंट के साथ, है ना। बेचारे करंट ने कभी नहीं कहा कि हमारा डायरेक्शन है, ओके, और ना किसी अच्छे साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन ने कहा है, ओके। लेकिन
क्या है देखो, जैसे किसी वायर में फ्लो करता है, जैसे ये थिन वायर में ले लो, समझे, बिल्कुल पतला सा वायर, तो ये सोचो चार्ज का फ्लो किधर होगा, के लॉन्ग ही होगा, बाहर तो नहीं जा सकता ना, है ना। बोलो, Yes, sir. आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन थोड़ी हो रहा है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, माइक माइक ऑफ रखना बेटा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इलेक्ट्रॉन होता है, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कि अगर हम छोटे से कंडक्टर से अगर हम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें और दो ऐसे कंडक्टर को हाथ में पकड़ने की कोशिश करें चार्ज करके, तो हमें इतना फोर्स पड़ेगा, दैट विल बी मोर देन टू लिफ्ट द एंटायर हिमालय माउंटेन, है ना। हिमालय को उठाने से भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। छोटा सा गेंद के बराबर अगर कंडक्टर आप ले लें, छोटा सा टेनिस बॉल के बराबर, है ना, टेनिस बॉल नहीं, टेबल टेनिस बॉल, टेबल टेनिस बॉल के बराबर कंडक्टर ले लो और उस कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, है ना। दो ऐसे कंडक्टर ले लो, फिर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उस दो कंडक्टर के बीच में इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा कि आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि यू कैन लिफ्ट अ माउंटेन हेवियर देन द हिमालय, है ना। सोचो, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। गॉट इट, मतलब कि सोच लो कितना ज्यादा फोर्स लगाने का क्या मतलब है कि वो दो कंडक्टर के बीच में इतना फोर्स होगा कि दे कैन मेक अ कंप्लीट होल इन द अर्थ, अपने अट्रैक्शन के कारण, वो चीज है। तो आप तो ऑब्वियसली उसको, हम लोग जैसे कोई भी इंसान, मैं क्या कोई नहीं कर सकता, हजारों हजार हाथी भी पकड़ के उसको नहीं रोक सकते हैं अट्रैक्ट होने से, है ना। दैट इज द रीजन, बिकॉज कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उनके जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इतना ज्यादा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, मोल्स के टर्म्स में आप देख लीजिए कितना ज्यादा चार्ज क्रिएट हो जाएगा कि दैट चार्ज विल क्रिएट अ लॉट ऑफ फोर्स। क्या होता है, k q1 q2 बाई r स्क्वायर। a की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, देख रहे हो कितना ज्यादा है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर मैं 100 ग्राम भी ले लेता हूं, 63 ग्राम भी ले लीजिए, 63 कॉपर ले लीजिए, और एक एक कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 1 मोल कॉपर हुआ ना, 63 इज द मास ऑफ कॉपर। एक एक कॉपर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन ही से बाहर निकाल दे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 23। सो दिस विल बी 6 इंटू 1.6, ऑलमोस्ट 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम, यानी कि 1 लाख कूलम, 10 टू द पावर 5 कूलम हो गया। आप अगर 63 ग्राम सोचो, 63 ग्राम क्या होता है, कभी बाजार में जाना, 50 ग्राम का बटखरा देखना, बटखरा समझते हैं ना, वेट, Yes, sir. Yes, sir. लोहा से ज्यादा हैवी होता है कॉपर, तो जितना 50 ग्राम का बटखरे का जो साइज होगा ना, 50 ग्राम कॉपर का साइज उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, समझे। लोहा से ज्यादा हैवी होता है कॉपर, समझे। तो आप सोचो कि 50 ग्राम का जो इतना छोटा सा वेट होता है, उससे अगर हम सभी एटम से सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन Cu प्लस तो बन सकता है ना, Cu2 प्लस भी बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है, पढ़े हो ना। Yes, sir. अगर तुम एक एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल दो, दो छोड़ो, एक एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल दो, तो 1 लाख कूलम चार्ज हो गया। अब जरा तुम R को रख दो 1 मीटर, k q1 q2 बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े हो सभी कोई। Yes, sir. हाँ, तो में जरा वैल्यू रखो, k का हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q1 हो गया 10 टू द पावर 5, दूसरा भी रख दो 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, 9 को भी चलो 10 मान लेते, तो 10 टू द पावर 20 न्यूटन के आसपास हो गया, 10 टू द पावर 20 न्यूटन, है ना। हिमालय का वजन देख लेना, इससे कम होगा, है ना, हिमालय का वेट इससे कम होगा, काफी कम होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, है ना। अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो पता चला कि अर्थ का जितना वजन है उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। 100 ग्राम 50-60 ग्राम का बस कॉपर को, समझ रहे हो। mg से कंपेयर करो, mg, तो m रख दो इंटू g रख दो 10, तो mg रख दोगे तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू 10 टू द पावर 19 kg, 10 टू द पावर 19 kg, समझ रहे हो। सोचो, तो दैट विल बी ऑलमोस्ट, है ना, इंटायर माउंटेन से ज्यादा है
है ना, हनुमान जी बनना पड़ेगा तब कर पाएंगे, है ना। पहाड़ तो हनुमान जी उठाते हैं ना, हम इंसान थोड़ी उठा सकते हैं, क्यों बेटा। तो वो चीज है। तो सोचो 10⁻19 केजी उठाने के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा सिर्फ 60 ग्राम के कॉपर को पकड़ने में, अगर वो भी हमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। इसका मतलब समझ रहे हैं कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नहीं हो गए, बोलो। यस सर। इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि आप खुद सोचो किसी में ऐसा कौन सा डिवाइस होगा जो माउंट एवरेस्ट को भी उठाने से ज्यादा फोर्स लगा सके। ऐसा कौन सा क्रेन या ऐसा कौन सा डिवाइस आपने रखा होगा, नहीं रखा होगा। तो हर एक मतलब एक एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता, मतलब कुछ एटम से निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इतना थोड़ी हो जाएगा। तो कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, समझ रहे हो, वो है। हाँ, तो अब आइए हम बात कर रहे थे कि कंडक्टर के पास तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री होने का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन का रैंडमली, फ्री का मतलब नहीं कि बाहर आ जाएगा कंडक्टर से, समझो मेरी बात को। इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं होता है कि जो चार्ज है वो कंडक्टर से बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन डज नॉट मीन्स दैट अ चार्ज विल कम आउट ऑफ द कंडक्टर, है ना। फ्री का मतलब क्या है कि आप कंडक्टर के अंदर में ही घूमने के लिए फ्री है। आयोनाइजेशन अलग प्रॉपर्टी है, फ्री होना अलग प्रॉपर्टी है, समझे। अब जैसे मान लो कि मेरे क्लास में सपोज 20 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन माई क्लास, जिसमें मैंने कहा कि जो बच्चा मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा सपोज करो कोई क्वेश्चन मैंने दिया है, और मैंने कहा कि जो भी स्टूडेंट को सॉल्व कर लेगा उसको मैं अलाउ करूंगा, तुम क्लास में इस बेंच से कूद के उस बेंच पे बैठो, जहां मन है वहां बैठो, तुम्हारी इच्छा, तुम चाहो फर्स्ट बेंच पे बैठो, तुम लास्ट पे बैठो, तुम खड़े होके पढ़ो, बैठ के पढ़ो, तुम्हें जैसे मन है वैसे करो, है ना। वो मैंने कहा क्लास के शुरू में मैंने क्वेश्चन दिया, रोज मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और एक बच्चे को कहता हूँ तुम फ्री हो जाओ, मतलब कहीं भी तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्लास के अंदर रहना, ये तो नहीं बोला क्लास से बाहर चले जाओ, है ना, वो चीज है। आयोनाइज नहीं होना है। फ्री का मतलब है कि आप क्लास के अंदर रहिए, डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ा देर कभी यहाँ बैठिए, तो 5 मिनट बाद दूसरे बेंच पे बैठना है, बैठ जाओ जहां मन है, पर किसी को डिस्टर्ब मत करना। तो कंडक्टर का वही नेचर है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री का मतलब क्या है कि कंडक्टर बॉडी है, कंडक्टर बॉडी के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव करने के लिए फ्री है। कंडक्टर से बाहर निकलने के लिए तो और फोर्स लगाना पड़ेगा, आयोनाइजेशन उसके लिए ज्यादा हो जाएगा, समझो इस बात को। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इनसाइड द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो फ्री कहने का मतलब क्या है, फ्री का मतलब है दे आर फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये बात सबको क्लियर हुआ, बताइए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस the electrons are free to move within the volume of the conductor। बोलिए, ये बात क्लियर हुआ, बताओ, कम ऑन, इस लॉजिक को समझे। यस सर। हाँ जी, बताइए अंशु, यस सर। क्लियर है, आयुष, यस सर। पीयूष, यस सर। ओके, देव, यस सर। चलिए, तो यहां तक आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग यहां तक समझ रहे हैं तो आगे अब देखो, करंट की बात कर रहे थे, करंट इन अ कंडक्टर, दैट इज आई एम कंटिन्यूइंग दैट पार्ट।
तो अगर मैं एक कंडक्टर कंसीडर करता हूं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखना, कंसीडर किया हमने, और सपोज कर लो कि इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने कुछ लगाया, यहाँ वोल्टेज V1 दिया, यहाँ वोल्टेज V2 दिया, तो V1 से V2 वोल्टेज है, तो मैंने रिलेशन क्या बताया है, रिलेशन बताया है कि डेल्टा V इक्वल टू ई डी, है ना, E इंटू डी, है ना, तो D कह लो या L कह लो, L आपका कंडक्टर का लेंथ है, लेट L बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर and A is the cross sectional area of the conductor. A is the cross sectional area of the conductor. समझा बेटा? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। तो यहां सब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो A is the cross sectional area of the conductor and delta V वोल्टेज, तो वोल्टेज जो है वैसे रिलेशन, आइडियल रिलेशन ये होता है कि dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना। तो इससे हमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है, यहाँ पे हमें देखना है वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में देखना है ना। ये सब वर्क एनर्जी वगैरह पढ़ लोगे तब समझ पाओगे। तो डेल्टा हो गया, तो E अगर हमारा डेल्टा V वोल्टेज दिए हैं तो डेल्टा V को मैं V कह देता हूं, तो डेल्टा V क्या हो गया, V1 माइनस V2, लेट इट बी डेल्टा V। तो डेल्टा V का नाम दे देते हैं V वोल्टेज, तो V विल बी इक्वल टू E इंटू L, ये बात समझिए, है ना। ये जो है यहाँ पर V1 ग्रेटर देन V2 है एंड डेल्टा V दैट इज V1 माइनस V2 को मैंने नाम दिया है V लेट, दैट इज वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। तो यहां से यहां तक का वोल्टेज क्या है, V है। सो V इज द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब यहां देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, पॉजिटिव से निगेटिव मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर। अब यहाँ पे कंडक्टर में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि ये चार्ज फ्री रेस्ट में नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर में फील्ड जीरो होता है, बट हियर द चार्ज इज नॉट मूविंग इनसाइड द कंडक्टर, सो फील्ड वॉन्ट बी जीरो। समझा बेटा? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, so here there will be current inside the conductor, so the charge is moving inside the conductor, so there will be electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स नहीं लगेगा तो मूव कैसे करेगा, है ना। तो लग रहा है फोर्स, लग रहा है फोर्स। हाँ देखो जो इलेक्ट्रॉन है, लेट मी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ले तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल सही, यानी कि इधर लगेगा फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस ई इंटू ई, एनी डाउट? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस ई इंटू ई, होगा ना, माइनस साइन, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका Q इंटू ई, और Q की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए, माइनस। हाँ, तो यहाँ जो फोर्स हो जाएगा वो निगेटिव, मतलब सॉरी निगेटिव नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। दीज आर रिप्रेजेंटिंग द फील्ड, ये दोनों फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रहा है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, करंट का फ्लो इधर होगा, करंट का फ्लो इधर होगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना। डायरेक्शन ऑफ के फ्लो के अपोजिट होता है फ्लो ऑफ current, so direction of flow of current, is that clear? So here you can see motion of electron and this is the direction of flow of current। तो इन दोनों बातों को आपने समझा। अब यहां देखो, अब हमें निकालना है कि करंट कैसे डिपेंड करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, हाउ द करंट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, सो वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम लोग जानेंगे कि सिंस फोर्स ऑन electron that is F will be equal to E into E। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो साइन हटा दिया,
फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन यही होगा ना, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मॉड आएगा ना बेटा। ओके, सो दैट इज E into E. So this is the magnitude of force on electron. लिखना चाहो तो लिख दो, magnitude of force on electron. So Fe will be equal to E into E. Any doubt? बताइए। Fe will be equal to E into E. तो ये हो गया। अच्छा, तो फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। So that is mass of electron into acceleration. So that is E into E. तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से एक्सीलरेशन जो आपका हो जाएगा E by M, है ना। एम ई की जगह एम ही लिखो, क्या जरूरत है, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। वेयर M इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये बात समझा बेटा? देख लीजिए, तो यहां हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं? अगर यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अगर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, सो व्हाट वी कैन डू, यहां से ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। सो आफ्टर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखा, और एक्सेलरेशन हो गया E by M। तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो ऐसा नहीं कि फ्रीली मूव, फ्री का मतलब ये नहीं कि मूव करेगा उसको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि खाली जगह थोड़ी है, फ्री स्पेस थोड़ी है, कंडक्टर है, न्यूक्लियस है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है, उनसे कोलिजन भी होगा, है ना। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? अगर क्लासरूम भरा हुआ है और आप दौड़ रहे हैं क्लास में, बच्चे बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो क्लासरूम में आपको चोट लग सकती है, तो वही चीज है, टक्कर लग सकती है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को आपने कहा ठीक है वो फ्री तो है, मूव तो कर सकता है, लेकिन वो कोलाइड करेगा। किससे कोलाइड करेगा? वो कोलाइड करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से या फिर आयन से, जिससे भी है, जो लैटिस स्ट्रक्चर है आपका मेटल का, उससे कोलाइड करेगा। तो जब कॉलिजन होगी तो क्या होगा? इट विल कॉज द रिटार्डेशन इन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो रुकेगा, अगर वो रुकेगा तो फिर से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और भागना शुरू करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भागते रहेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हम देखेंगे। मान लो कि दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगता है, दैट इज टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, है ना, तो कुछ चीजें याद रखना होगा इस डेरिवेशन में। सो लेट टाउ इज रिप्रेजेंटिंग द रिलैक्सेशन टाइम। टाइम है बेटा, टाइम कहीं टॉर्क थोड़ी हो जाता है, टॉर्क को भी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दिस इज टाइम, है ना। ओके, टाइम है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव collisions of electrons, है ना। 12th वाले तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन भी पूछता है बोर्ड में। सो क्या लिखेंगे? एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। सो एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इस बात को नोट कर लो, है ना। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या होगा? ये एक बार एक्सेलरेट किया गया, टकरा गया, मान लो किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन से टकराया जो रेस्ट में है, तो खुद रेस्ट में आ जाएगा, दूसरे को टकराएगा, कॉलिजन होगा। तो कॉलिजन भी एक चैप्टर होता है, 11th क्लास में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो हम लोग को उससे नहीं जाना है। हर एक जगह पर अगर हम डिटेल देखने लगेंगे तो नहीं प्रूव कर पाएंगे, है ना। तो देखो, तो यहां पर क्या है कि हमें जानना है कि tau is the relaxation time, average time interval between two successive collision of electron। तो मान लो कि अगर आपका tau टाइम में कितना एक्सेलरेशन ये है, अगर जीरो स्पीड से, इफ u इज इक्वल टू जीरो, u जीरो हो जाएगा तो v क्या आ जाएगा बताओ?
v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा u प्लस ए टी, यानी कि दो कॉलिजन के बाद बीच में जो वेलोसिटी गेन करेगा, वेलोसिटी विल बी u प्लस ए टी। ए क्या है, ए है आपका ई बाई एम इंटू टी, तो टी क्या था, टाउ, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम, यानी कि ये हो गया ई टाउ बाई एम, है ना। ये टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, कंडक्टर के मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। चलो यहां तक कर लो आप लोग, यहां तक करिए, कम ऑन डू अप टू हियर। हाँ बोलो बेटा। रिकनेक्ट कर। हाँ करिए। ब्लर आ रहा है। ब्लर ही कनेक्ट कर लो। अब देखो यहां तक नोट हो गया। ये लास्ट में यूज करेंगे v इक्वल टू एल, v इक्वल टू आई आर डिराइव करने के लिए, है ना, v इक्वल टू आई आर, वो भी फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा आपका ओम्स लॉ यहां से। तो डेल्टा v इक्वल टू ई इंटू एल, डेल्टा v मतलब v इक्वल टू ई इंटू एल, तो वहां से आपका डिराइव हो जाएगा ओम्स लॉ। हो गया यहां तक, बताइए। यस सर। चलो ठीक है, तो अब देख लो, अगर ये u हो गया, ये v हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, देयरफॉर एवरेज स्पीड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, तो वो जो हो जाएगा एवरेज स्पीड v एवरेज, that will be equal to how much, v average will be equal to, है ना, u v by 2, तो ये क्या हो गया, e टाउ बाई 2m, e टाउ बाई 2m, टाउ को बाहर रख लो, टाउ तो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना, टाउ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, मतलब कौन सा कंडक्टर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है, बाकी और किसी चीज पे नहीं, वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता। ये हो गया। तो दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बारे में मैं लिखा देता हूं, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन जो हो जाएगा, दैट विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नोट कर लीजिए।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर वो वी डी लिखे ना। हाँ, v सबस्क्रिप्ट d, हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, d फॉर ड्रिफ्ट। एवरेज velocity of electrons inside a conductor, when voltage is applied across it is applied across it is called drift velocity। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। देखो ई तो कांस्टेंट है और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता है ना, चाहे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, दे आर यूनिवर्सल कांस्टेंट। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑन इलेक्ट्रॉन आर कांस्टेंट होता है ना बेटा, बोलिए। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास बॉडी टू बॉडी, मटेरियल टू मटेरियल या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं सर, कांस्टेंट रहेगा। वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यहां जाओ, कहीं भी जाओ, सोलर सिस्टम के बाहर चले जाओ, मिल्की वे से बाहर चले जाओ, यूनिवर्स के भी बाहर चले जाएंगे तब भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो दैट इज कांस्टेंट। कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर upon the application of the potential difference in electric field, that is Vd, drift velocity is proportional to electric field applied। electric field किसके proportional होता है? therefore it is proportional to the voltage, क्योंकि V equal to Ed होता है ना, E into L। तो अगर V के proportional है तो E के proportional है तो V के भी proportional होगा कैपिटल V। कैपिटल V का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज given to the conductor, है ना। and it is directly proportional to the relaxation time tau, है ना। एंड इस चीज को नोट कर लो, रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेयर टी इज टेम्परेचर, टी इक्वल टू टेम्परेचर। क्योंकि देखो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा तेजी से भागेगा ना इलेक्ट्रॉन, बोलो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल जो भी है उन सबका कॉलिजन तेजी से होगा ना, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा ना, एनर्जी बढ़ जाएगा। तो यस अरे हाँ, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे तुम पानी है, पानी गर्म करो तो बहुत तेजी से मॉलिक्यूल्स घूमने भागने लगते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है, आखिर टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो भी है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ विल इंक्रीज, और स्पीड इंक्रीज क्या होगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे ना, बोलो। जल्दी जल्दी टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? यस सर, जल्दी मूव करेगा। यस सर, जल्दी तेजी से मूव करेगा तो जल्दी टकराएगा, जल्दी टकराएगा तो दो कॉलिजन के बीच का टाइम घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा ना। दैट्स व्हाई Yes, sir. द रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर। घटेगा। और रिलैक्सेशन टाइम घटने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। घटेगा Proportional है। घटेगा सर। मेरा बच्चा, Vd is directly proportional to T। अगर टाइम सॉरी टाउ, तो टाउ अगर घट गया तो Vd भी घटेगा, यस सर, यस है ना। डायरेक्टली। यानी कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग स्लो होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग स्लो होगी तो क्या होगा, करंट घट जाएगा ना, करंट घटेगा, यस सर इलेक्ट्रॉन स्लोली मूव करेगा। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द करंट डिक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द करंट डिक्रीजेस बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, है ना। तो वो चीज है, पहले तो इसको नोट कर लो, ये रिलेशन नोट कर लो।
उस पर भी आएंगे आगे चल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ओम्स लॉ डिराइव हो जाए। आज का काम है हमारा ओम्स लॉ, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप समझ गए। अब देखो कंडक्टर के अंदर में मैं फिर से कंडक्टर बना रहा हूं, क्योंकि अब हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए कि कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कंडक्टर का, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज ए। सो लेट स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान दो, लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात समझ में आया? बोलो बोलो बेटा। यस सर। है ना। ये जो है सुनो, ये आपको मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ये कहां से आ गया ये हम नहीं बताएंगे, है ना। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हैं? ओके, इसका यूज होगा इसलिए हमने इसको मान लिया। लेट n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इन द कंडक्टर, इन कंडक्टर। तो अगर ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर, तो पूरा वॉल्यूम क्या है कंडक्टर का? देखो लेंथ क्या हो गया कंडक्टर का, लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी इक्वल टू एल, है ना। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल। तो आपका पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो पूरे कंडक्टर में कितना हो जाएगा बताओ? पूरे कंडक्टर में कितना हो जाएगा, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। ये एरिया है एल आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज ए इनटू एल। अब पर यूनिट वॉल्यूम का इतना इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो कैपिटल एन। सो दैट into volume, that is n into a into l, n into a into l, ये हो गया। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे ना, इसको करेंगे, बताइए। तो चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज विल बी, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E मैग्नीट्यूड, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा? इनटू दिस n, दैट इज n E A L, E N A L, यानी कि N E A L, है ना। ये हो गया N E A L, ये हो गया, समझा? N E A L क्या टोटल नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। इज दैट क्लियर? बताइए, टोटल चार्ज हो गया? बोलो बताओ। टोटल चार्ज हो जाएगा बेटा। ये ए क्रॉस सेक्शन एल लेंथ है, एल लेंथ है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया ए एल। एन आपको दिया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर, तो एन होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, हो जाएगा ना। बोलो, पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपके स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? टोटल क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, होगा ना। ये तो सीधा सा हिसाब है, यूनिटरी मेथड। बताइए, बोलो। यस सर। बेटा मान लीजिए कि आपके पास 1000 लीटर का टंकी है, 1 लीटर में अगर आपके पास 100 रुपए का कोई सामान है, तो 1000 लीटर में कितने का सामान हो जाएगा? 1000 इंटू 100, यही ना हो जाएगा। या 1 लीटर के वॉल्यूम में अगर आपने 100 स्टोन्स रखे हैं, तो 1000 लीटर के वॉल्यूम में कितने स्टोन्स हो जाएंगे? है ना, 1100, वही ना होता है।
तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो आपका इतने वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना वॉल्यूम से, बोलिए। यस सर। तो मल्टीप्लाई कर दिया sir. वॉल्यूम से, तो n इंटू ए इंटू एल दैट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल चार्ज हो गया इंटू ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ई होता है, तो ई इंटू एन दैट इज स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल, एन ई ए एल, ये हो गया टोटल चार्ज। अब देखो, अगर मान लो कि यहां से यहां जाने में डेल्टा टी टाइम लगता है, यहां से यहां जाने में डेल्टा टी टाइम लगता है ना, तो क्या, ध्यान से देखना, अगर यहां से यहां जाने में डेल्टा टी टाइम लगता है, तो हम क्या कहें, ये जो चार्ज हो गया टोटल चार्ज, इसको डेल्टा क्यू मान लेते हैं। तो यहां से यहां जाने में अगर चार्ज को डेल्टा टी टाइम लगता है, तो पूरे वॉल्यूम को क्रॉस करने में डेल्टा टी टाइम लगा, किसको, डेल्टा क्यू चार्ज को। देयरफॉर करंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर करंट दैट इज आई विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो आई क्या हो गया मेरा बेटा, आई हो गया, से ध्यान से देखना, आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट इज एन ई ए एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन ई ए इंटू एल बाई डेल्टा टी। तो एल बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, है ना, एल हो गया लेंथ, यहां से यहां का, डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, बोलो बेटा। ये एल लेंथ है, एल लेंथ, ये डेल्टा टी टाइम लगा एल लेंथ को पार करने में, तो बताओ अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, बेटा एल लेंथ है कंडक्टर का लेंथ एल है, और एल लेंथ पार करने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो बताइए एल बाई डेल्टा टी क्या होगा, एल बाई डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या है, वेलोसिटी है। डेल्टा वी क्यों होगा, वी होगा ना, वेलोसिटी। यस सर, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी, बेटा यहाँ एल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और टाइम हो गया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अपॉन आ टाइम। जाएगा ना, वेलोसिटी। यस, इलेक्ट्रॉन स्लोली ड्रिफ्ट हो रहा है, तो डिस्टेंस ड्रिफ्टेड अपॉन टाइम, so drift velocity, so that will be NEAVD, that will be I will be equal to NEAVD हो जाएगा। और VD की वैल्यू हम रख देंगे, हमारे पास VD क्या आया था, VD आया था हमारे पास स्मॉल ई इंटू टाउ बाई 2m, ये हम चाहे तो रख सकते हैं, है ना। तो करंट आ गया, और करंट डेंसिटी क्या आ जाएगा, यहां से करंट डेंसिटी आ जाएगा आई अपॉन एरिया, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज NEVD, है ना। करंट डेंसिटी आ गया NEVD, और करंट आ गया NEAVD। ध्यान से देखिए, करंट आ गया NEVD और करंट डेंसिटी हो गया NEAVD। इज दैट क्लियर, बोलो। करंट डेंसिटी होता है ना करंट अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर आई को मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा NEVD, यस सर, बचेगा, एरिया कट जाएगा। हाँ एरिया कट जाएगा। चलो यहां तक कर लो। अब यहां से ओम्स लॉ आ जाएगा। ओम्स लॉ कैसे आएगा, इसी इक्वेशन से आ जाएगा ओम्स लॉ। देखो V को रख देंगे, VD को रख देंगे ई टाउ बाई 2m, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, और हमारा आ जाएगा। और E को क्या रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रख देंगे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, V बाई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, V बाई एल, है ना। तो नोट कर चुके हैं, सर उधर वाला नहीं किए। हाँ तो वो मैं नहीं रब कर रहा हूं, अब करो उसको। अब ओम्स लॉ देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ गए, अब ओम्स लॉ देखेंगे। ओम्स लॉ यहां से प्रूफ होगा हमारा।
तो हम जानते हैं बेटा कि सिंस I इक्वल टू NEAVD ये होता है, और VD की वैल्यू क्या होती है? VD की वैल्यू हो गई E टाउ बाई 2m, और E क्या हो गया? E हो गया आपको V बाई L, क्योंकि V होता है EL ना। सिंस दिस इम्प्लाइज VD को क्या लिख देंगे? VD के लिए इस E को इसमें रख दो, ये हो गया E इंटू V इंटू टाउ बाई 2ml, है ना। अब इस VD को इसमें रख दो, देयरफॉर I क्या आ गया? I आपका आ जाएगा N E A VD बाद में रखेंगे, यहाँ ये रहा ना VD, E इंटू V, ये कैपिटल V है। कैपिटल V का मतलब वोल्टेज, कैपिटल V इज वोल्टेज, ध्यान रखना है। कैपिटल V इज वोल्टेज, ये स्मॉल v हो गया है स्पीड। EV इंटू टाउ बाई 2ml, ये रख दो। यहां से क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, NE स्क्वायर। N कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस अलग अलग कंडक्टर का अलग होता है ना। कंडक्टर का अलग अलग कंडक्टर का रेसिस्टेंस अलग होता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, टाउ भी अलग होता है। तो जो भी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट नहीं है। एरिया तो कंडक्टर के लिए हम किसी का मोटा वायर, किसी का पतला वायर हम कभी भी जैसा बनाएंगे बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। एरिया तो हम जैसा चाहे चेंज कर सकते हैं, है ना। E भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो NE स्क्वायर बाई NE स्क्वायर टाउ, ये सब रटना नहीं है ना, बाई 2m। ये रटना नहीं है कि ये क्या हो, ये वैल्यू नहीं रटना है, इसको किसी जरूरत नहीं है। और यहां क्या आ गया? ये आ गया, और ये आ गया आपको A बाई L इंटू V, A बाई L इंटू V। ये जो टर्म आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। हियर NE स्क्वायर टाउ बाई 2 में आप बोलोगे ये कैसे आया? तो इसको कंडक्टिविटी नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है ना। इज इक्वल टू सिग्मा कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है रेसिस्टिविटी। कंडक्टर, तो अगर ये कंडक्टर का कंडक्टिविटी हो गया, तो यहां के आगे आप क्या करेंगे? देखिए, अगर ये कंडक्टर का कंडक्टिविटी हो गया तो क्या लिख देंगे? ध्यान देना, इस पूरे की जगह सिग्मा लिख दो, देयरफॉर I क्या हो जाएगा? देयरफॉर I विल बी इक्वल टू सिग्मा A बाई L इंटू V। यहां से V क्या आएगा? V आ जाएगा आपको L बाई सिग्मा A इंटू I, है ना। L बाई सिग्मा A इंटू I, ध्यान से देखो। अब ये जो L बाई सिग्मा A है, इसी को कहते हैं रेसिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। दिस L बाई सिग्मा A इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, एंड दिस इंप्लाइज V इक्वल टू R इंटू I, या V इक्वल टू IR। तो ये आपका ओम्स लॉ आ गया, ये हो गया आपका ओम्स लॉ। तो ये देखो, ओम्स लॉ का इतना बड़ा प्रूफ है ना। 10th के अंदर आप लोग यूं ही पढ़ लेते, इक्वल टू IR, या डायरेक्ट था, बस याद करना था। हाँ, अब इतनी सारी है ना, इसको बार बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा, समझे बेटे, वो चीज है। और अभी तो और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा। वैसे आपको इतने प्रूफ की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजों का ध्यान रखना है कि V इक्वल टू IR होता है, I किस पे डिपेंड करता है, मैं समराइज करूंगा, है ना। लेकिन 12th वाले बच्चों को ये सब आना चाहिए। तो V इक्वल टू RI, R क्या हो गया आपका? L बाई सिग्मा A, और यहां पर आपका इसको ऐसे भी लिखते हैं रो L बाई A। क्या लिखते हैं? रो L बाई A, वेयर रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेसिस्टिविटी होता है, इट्स कॉल्ड
रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, है ना। और आर क्या हो गया, आर इज द रेसिस्टेंस, आर के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो आर है एल बाई सिग्मा ए या रो एल बाई ए, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये बात समझ में आया सभी को? सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। और ये चीज भी आप दिमाग में रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चाहे वो केबीपीवाई का एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो, या फिर आपका बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, हर जगह इससे क्वेश्चन आता है। तो ये याद रखना है मेरे बच्चों। इज दैट क्लियर? बताइए। सो वी हैव स्टडीड अ वेरी बिग डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ, starting from the derivation of drift velocity and current density. Please note it down. इसको बार बार रिवाइज करोगे तो जाकर क्लियर होगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं क्लास। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। वी विल सी द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। और अगला क्लास और इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आप इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। ओके बेटा, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir.